नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि मुल्क के मुमताज़ और डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं जो गैर मामूली इलाज करते हैं, गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं और उनकी महारत देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर आज हमने जिस डॉक्टर को अपना प्रोग्राम का मेहमान बनाया है, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, वो है डॉक्टर राजा वी कोपाला। और आपको उनके बारे में बता दूं कि वो वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं। और वैस्कुलर स्पेशलिस्ट के बारे में आपको मैं वजाहत कर दूं कि रगों का जो इलाज होता है, यानी बाज़ मरतबा आपने देखा होगा कि किसी खातून या किसी मर्द के पैरों पर जो रगें होती हैं वो फूल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर कोपाला यही कहते हैं कि ये जो इलाज है, अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो आगे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस सिलसिले में हम अक्सर ये देखा करते हैं कि लोग यानी अमराज क़ल्ब हो या अमराज यानी गुर्दा हो या अमराज दूसरे अमराज हो, उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बीपी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, शुगर पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन वेरिकोज वेन जो ट्रीटमेंट है या रगों के फूलने का जो इलाज है, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन आज हमने सोचा कि डॉक्टर साहब को मदऊ करें और डॉक्टर राजा वी कोपाला हमारे मुख्तलिफ सवालात के जवाब देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान भी होगा और आप समझ पाएंगे कि ये बीमारियां क्या हैं और इसका इलाज कितना ज़रूरी है। तो बहरहाल आपका वेलकम है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी हमारे व्यूअर्स को बताया है कि अक्सर लोग इस तरह की बीमारियों, खासतौर पर रग जो फूल जाती हैं और जिन्हें वेरिकोज वेन कहा जाता है, उस बारे में नहीं जानते, उनमें कोई शऊर नहीं है उनके पास। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, ये तो बहुत सही बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखा जाए तो 16 to 20% ऑफ इंडियंस को ये प्रॉब्लम है जी। आज अगर आप रोड पे 100 लोगों पे देखें तो उसमें से 16 से लेकर 20 लोगों के अंदर ये समस्या, ये प्रॉब्लम है। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है और इतना जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, इसको जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। माने ये जो फॉर एग्जांपल आंख में मोती आता है, फॉर एग्जांपल, उसके लिए 1000 आई हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे आई चेकअप सेंटर्स हैं, इतने सारे फ्री कैंप करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब मैं कहूंगा कि वेरिकोज वेन्स इज मोर कॉमन देन इवन कैटरैक्ट। जो आंख में जो मोती है उससे भी ज्यादा कॉमन है। अगर आप एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया देखें विच इज 900 मिलियन, उसमें से 20% माने 180 मिलियन को आज इस प्रॉब्लम है। अच्छा, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर स्ट्रीट पे आपको ये वैस्कुलर पेशेंट्स हैं। लेकिन आपको जो इसको सफिशिएंट वाले हॉस्पिटल जो है, अगर सारा इंडिया चांद मारोगे तो आपको मिलेंगे 10 हॉस्पिटल। सारा हैदराबाद अगर देखा जाए तो हमारा एक है और एक दो है। तो ऐसा जब मेजर करोगे तो इसको जो इलाज के जो फैसिलिटीज है वो बहुत कम है। तो ये गैप हमको फिल करना है। ये गैप को कैसे फिल करेंगे? एक तो अवेयरनेस से फिल करेंगे, लोगों को इसके बारे में इत्तला करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो अपने डायग्नोसिस कर ले, ताकि वो अपना ओन का प्रॉब्लम समझ ले और नियरेस्ट वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को अप्रोच करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन ऑफ द मेन इशू का मेन मकसद ये है कि हम पूरे को समझाएं कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये हर बार जरूरी नहीं है कि हर बार ये वेन्स बाहर दिख जाए। ये रगें जो दिख के देता है दैट इज कॉल्ड वेरिकोसिस, करेक्ट। बट इंडियन पॉपुलेशन में क्या होता है, हमारा स्किन थोड़ा सावला होता है, थोड़ा ब्राउनिश होता है, हम थोड़ा भरपूर कपड़े पहनते हैं, पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ये सब रीजंस की वजह से 70% में बाहर वेन्स दिखता नहीं है। अच्छा, ओनली 30% में दिखता है। ये जो 70% पेशेंट्स जो है वो सबको पैर दुखता है, पैर भारी पड़ता है, पैर पे इचिंग होता है, पैर पे छोटा घाव पड़ने पर हील नहीं होता है, पैर काला पड़ जाता है, ये सब बाकी जो सिम्टम्स है उससे वो प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो ये फर्स्ट रूल आप समझना है कि वेरिकोज वेन्स में हर पेशेंट में वेन दिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके थाइस थोड़ा फैट है या आप थोड़ा आदमी थोड़ा मोटे कद के हो तो दिखता नहीं है। सो इंस्टेड इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर ना भी दिखे तो आपको, अगर उसके साथ आपको लेग में पेन या कोई डिस्कम्फर्ट, तो जरूर आप वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट कीजिए और उसको डायग्नोसिस अर्ली करवा लीजिएगा। जी।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर राजा बी कोपाला का सवाल है, वो सारे मुल्क में एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट की हैसियत से अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, ख़ास पहचान रखते हैं और एविस वैस्कुलर सेंटर वो चलाते हैं। और वहाँ पर आपको बता दूं कि अब तक 20,000 से ज़ायद इस तरह के मरीज़ों का ऑपरेशन हो चुका है और वो सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन जब भी डॉक्टर से बात होती है तो हमारे नाज़रीन ये कहते हैं कि डॉक्टर का तजुर्बा क्या है, उसकी महारत यानी एक्सपर्टाइज क्या है, और उस बारे में वो जानने की बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर राजा वी कोपाला से कि वो अपनी महारत के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। थैंक यू सो मच। सो पहले हम हमारे ट्रेनिंग उस्मानिया में किया था और उस्मानिया में MBBS MD किए थे। उसके बाद हम यूके गए थे। अच्छा। हाँ, यूके में हमने FRCR रॉयल कॉलेज डिग्रीज किया था। उसके बाद हमने आई वेंट टू यूएस में डिड माय अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन इन वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो ये जो वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो चीज़ है वो बहुत बहुत कम लोगों को मिलती है। ज़्यादातर आप अगर अमेरिका में देखो तो डॉक्टर्स इंटरनल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन फील्ड करते हैं। अच्छा। तो ये जो सर्जिकल स्पेशलिटीज, जो प्रोसीजरल स्पेशलिटी है, उसमें चांस मिलना, उसमें सीट मिलना बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत प्रैक्टिस था एंड आई बिकेम पार्टनर जो होता है वो एक प्रैक्टिस, जो मेडिकल प्रैक्टिस का हाईएस्ट पोजीशन होता है पार्टनर तो बन गए थे 2-3 साल में बाय गॉड्स ग्रेस। बट मुझे लगा कि ये सारे सर्विसेज इंडिया में बहुत कम है। आई मीन आज भी मैं अगर देखूं तो मैं जैसे बोल रहा था आपको बहुत कम डॉक्टर्स ये सर्विस ऑफर करते हैं। तो मैंने देखा कि ये बहुत इसमें सर्विस गैप है। तो मैंने 2014 में इंडिया वापस आ गया, मेरे फैमिली को लेकर वापस आ गया और मैंने एविस हॉस्पिटल स्टार्ट किया। अच्छा। जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि ये सर्विस अभी भी होल ऑफ साउथ इंडिया में सारे वैस्कुलर स्पेशलिटीज को एक जगह मिलाकर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अभी तक नहीं है, अभी भी नहीं है होल ऑफ साउथ इंडिया में। होल ऑफ प्राइवेट बिजनेस पूरा मिलाकर प्रॉब्लम इंडिया भर में 1-2 है। तो ये जो वैस्कुलर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है, जो वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करते हैं, आर्टेरियल ब्लॉक्स को ट्रीट करते हैं, जो पैर जो सूज जाता है, जो लिम्फेडिमा बोलते हैं, जो एलिफेंट लेग बोलते हैं, उसके जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो पैरों में घाव होता है, ज्यादा हद तक लोग सोचते हैं कि पैरों में घाव शुगर से होता है, उससे कई गुना ज्यादा पैरों में घाव वैस्कुलर प्रॉब्लम से होता है। सो 85% ऑफ लेग अल्सर्स आर बिकॉज ऑफ वैस्कुलर प्रॉब्लम्स। तो ये सब ट्रीट करने के लिए अभी ट्रेडिशनली, जब बिफोर आई केम, मैं आने से पहले कैसा होता था, आप एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाते थे, वो बोलते हैं कि वैस्कुलर प्रॉब्लम मैं कर दूंगा लेकिन घाव मैं नहीं देखूंगा, और एक जगह जाके मिलो। अच्छा। फिर घाव के लिए प्लास्टिक सर्जन से मिलते हैं, वो बोलेगा मैं स्किन ग्राफ्ट करता हूँ लेकिन आप वैस्कुलर और एक से मिलो। ऐसा हर जगह आपको फिर आते थे। अच्छा। अभी क्या किया हमने, एक ही वन स्टॉप सेंटर बना दिया वैस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो वैस्कुलर पेशेंट्स हैं, आई मीन इवन कोविड टाइम में भी हमने लंग पेशेंट, चेस्ट पेशेंट को नहीं देखा, कोविड टाइम में भी हम वैस्कुलर पेशेंट को ही देखा। तो इसलिए वो जो नाम आ जाता है ना, दिस इज द प्लेस टू गो, दिस इज द प्लेस टू गो इफ यू हैव वैस्कुलर प्रॉब्लम, वो आ गया, मशहूर हो गए। तो अभी तो बहुत हद तक पेशेंट्स अपने आप एक से अपने आप बात करके ही आते हैं, बट फिर भी इट इज़ बीन ए ग्रेट प्लेजर। तो इंडिया में जाके जो मेरे मकसद से मैं इंडिया आया है वो भरपूर हुआ है आज। टुडे वी हैव डन मोर देन 20,000 सर्जरीज, उससे कई ज़्यादा किया हमने। हमारे 22 सेंटर है, 5 स्टेट में मेरे वैस्कुलर सेंटर्स हैं। अच्छा। तो ये हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, एक्चुअली 7 स्टेट्स में। तो विजिट्स करते रहते हैं आप मुसलसल? मैं सबसे ज्यादा हैदराबाद, विजयवाड़ा, वाइजैग करता हूँ। अच्छा। मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे पास अभी 12 सर्जन्स हैं मेरे साथ, वो सारे डॉक्टर्स एक सेंटर रन करते हैं। अभी मैं ज़्यादा हद तक हैदराबाद, आंध्रा में रहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल पैदा होता है, चलिए आपने बहुत अच्छा अपने एक्सपर्टाइज के बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताया, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है जैसे कि लोगों में कोई शऊर नहीं है कि ये आखिरी बीमारी है क्या। तो मैं भी यही पूछना चाहूँगा कि वेरिकोज वेन्स है क्या और ये कैसे आपके जिस्म पर आते हैं? राइट। सो ये वैरिकोज वेन्स जो है, आपने लेग्स को ब्लड आर्टरीज लेके जाते हैं, आर्टरीज विल टेक द ब्लड टू द लेग। ये ब्लड जो वापस आते हैं वो वेन्स द्वारा आना है, आपको वेन्स के साथ आना है। सो वेन्स में जब ब्लड आता है, सो वेन्स में ब्लड स्लो फ्लो होता है। सो ये फ्लो को एक तरफा ऐसा पुश करता है, जो पुश करते हैं उसको हम वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व कोई कारण अगर खराब हो गया, एंड वाल्व खराब होने के कई कारण है, कभी कभी जेनेटिक्स से खराब होता है, कभी प्रेगनेंसी की वजह से खराब होता है, कभी मोटापन से खराब होता है, कई रीजंस होते हैं, कभी जस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से होता है,
हार्ड लेबर की वजह से होता है, कोई कारण से ये वेन्स में जो एक सब पुश करता है जो वाल्व है वो खराब होता है। खराब होने की वजह से वो ब्लड फिर वापस लीक होके पैर में फंस जाता है। सिंपली स्पीकिंग वैरिकोज वेन्स का एक्चुअल साइंटिफिक नाम है वीनस इनकॉम्पिटेंस। माने वेन्स कॉम्पिटेंट काम नहीं कर रहे हैं आपके जो रगे हैं, जो सिरा बोलते हैं हिंदी में हम लोग, वो सिरा जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड पूरा वापस लेग्स में आके फंस रहा है। सो ये ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। जैसे हमने कहा आर्टरी ब्लड लेके जाता है, ये वेन्स जो बुरा खून लेके हार्ट को आना है वो काम नहीं कर रहे। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर ब्लड पूरा पूल होकर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कालापन है, सो बैड ब्लड काला होता है, गुड ब्लड रेड होता है। सो ये ब्लूइश ब्लड जो है उसका पिगमेंट जाके आपके पैर को चिपकता है। अच्छा, जम जाता है? हाँ, जम जाता है। जम के वो पैर परमानेंटली स्वोलन हो जाता है। सो बेसिकली अगर सिम्टम्स भी अगर देखो तो इसी के सिम्टम्स आप देखेंगे। जैसे आप लॉन्ग स्टैंडिंग किया है, दिन भर काम किया है, शाम को पैर दुखता है, क्योंकि क्या हुआ है, ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है, पैर में फंस गया है दिन भर काम करने की वजह से, आपके वाल्व्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से पैर दुखता है, पैर सूज जाता है, पैर कलर बदलना लगता है शाम तक, या पैर आप कोई दबाए तो अच्छा रिलीफ फीलिंग आता है। ये अर्ली वेरिकोज के सिम्टम्स हैं। अगर ये स्टेज में हम इसको नेग्लेक्ट किया है, और काफ़ी लोग जैसे मैंने कहा नेग्लेक्ट करते हैं ये स्टेज में, सोचते हैं कि ये उम्र में दुखना नॉर्मल है, शुगर है थोड़ा दुख जाएगा पैर, नहीं तो थोड़ा मोटे हैं तो थोड़ा पैर ऐसा फूल जाता है, ये सब नॉर्मल। कोई आदमी नॉर्मली पैर नहीं फूलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आदमी को शाम तक पैर दुखना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, अगर ये स्टेज में हम छोड़ दिया गया तो ये ब्लड ऐसा और पूल होके पैर में कलर बदलना लगते हैं। सो घुटनों के नीचे अगर कभी भी कलर बदला है, सिर्फ वो ही एरिया और बाकी सब बॉडी अच्छा है, तो दैट इज नॉट अ स्किन प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर पेन पेपर से लिखकर घर लेके जाना है तो स्किन प्रॉब्लम में सारा चमड़ी पूरा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, काफी लोग जब ये नी के नीचे पार्ट जब ब्लैक बनता है उसको स्किन प्रॉब्लम सोचकर कई किस्म के ऑइंटमेंट, कोकोनट तेल ये सब लगाकर और स्किन को बिगाड़ देते हैं और वहां पर अल्सर या फोड़ा हो जाता है। कभी कभी यहाँ सर्कुलेशन फेल होकर वहां पर ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। वो ब्लड क्लॉट्स कभी हार्ट को भी जा सकते हैं। सो सेरेना विलियम्स वन ऑफ द फिटेस्ट पर्सन्स, उनको पैर में क्लॉट होकर वो हार्ट को माइग्रेट होकर वो आईसीयू में एडमिट होना पड़ा है। तो ये ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये वैरिकोज प्रॉब्लम, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स सिर्फ ओल्ड पीपल को, सिक पीपल को आना है। वो किसी भी उम्र को, कौन से भी फिटनेस लेवल आदमी को हो सकता है। लाइक सेरेना विलियम्स इज द फिटेस्ट पर्सन दैट वी एवर न्यू। उनको भी लेग में क्लॉट होकर हार्ट को गया था। तो ये इसमें थोड़ा वाकिफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ये चेतावनी जो है आपको उसको आइडेंटिफाई कर यू शुड गो टू वैस्कुलर स्पेशलिस्ट अर्ली। जब पैर दुखता है, जब पैर में कुछ अनसर्टन सिम्टम्स हो, जो पैर में हेवीनेस हो, वो स्टेज में अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ये एडवांस प्रॉब्लम्स का अवॉइड कर सकते हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने जो कहा है कि खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का आपने नाम लिया, विंबलडन चैंपियन रही हो कई मरतबा, और उनको भी ये हो सकता है, तो क्या ऐसे लड़के या ऐसे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको भी होने के चांसेस है? ऑफ कोर्स। सो ये वैरिकोज वेन्स जो है ये 94% जेनेटिक्स से फॉर्म होता है। अच्छा, ये आपको आपके जीन्स में कोई डिफरेंस है या आपके इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसी लिए आया है। ये फिटनेस लेवल से, मोटापन से कुछ उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन आई कैन अभी 10-15 फिल्म स्टार्स के नाम भी बोल सकते हैं जिनको सीवियर वेरिकोज वेन्स है। तापसी पन्नू, आपने उनके इंस्टाग्राम में लिखा है कि उनको वेरिकोज वेन्स का ऑपरेशन हुआ है। तापसी पन्नू हीरोइन, डेरेक ओब्रायन, यू नेम इट। आई मीन सो मेनी पीपल जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े हस्ती हैं, जिनको हर फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो मोटे हैं या सिक हैं या कोई और बीमारी है, शुगर है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत फिट लोग हैं, इनको भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट ये सेकेंड प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब ओनली सिक पीपल को आएगा, किसी को भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें अवेयर रहना है। इसको आपके लोकल डॉक्टर से पूछिएगा अगर इनके बारे में सुना है। अगर वो ना कहे फिर भी आपको रिसर्च करना है, आपके गूगल में, आपके इंटरनेट में, आप ऐसे शोज में रिसर्च करके जो वैस्कुलर स्पेशलिस्ट है उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रोज़नामा सियासत और सियासत टीवी का सवाल है, हमेशा उसने आवाम में अवेयरनेस यानी शऊर बेदार करने की कोशिश की है इस तरह के बीमारियों से। आपको मैं यकीन दिला सकता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की बीमारी यानी वेरिकोज़ वेन के बारे में या रगों के फूलने के बारे में नहीं मालूम है। हम यही समझते हैं कि ये बीमारी सिर्फ पैरों से ज़ाहिर होती है या पैरों में रगें फूल जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि ख़ानदान जो मौरूसी जो होता है, मौरूसी बीमारी यानी ख़ानदान में अगर किसी को ये बीमारी हो तो ये बीमारी दूसरों को भी हो सकती है। तो आप ये बताइए कि इसके रोकथाम के लिए करना क्या चाहिए? राइट, अगर आपको जेनेटिक टेंडेंसी है तो सच में आप इसको रोक नहीं सकते। आई मीन अगर आपको जीन्स में है, आपके जीन जेनेटिकली एनकोडेड है ये प्रॉब्लम, तो आएगी। आई मीन जैसे कई फैमिलीज में शुगर नेक्स्ट जनरेशन को आ जाता है, कई फैमिलीज में बीपी जैसे आ जाता है, वही तरह उसी तरह ये एक कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम है और आ भी सकता है। बट थोड़े कॉमन सेंस थिंग्स करने से आप ये प्रॉब्लम को डिले कर सकते हैं, आप ये प्रॉब्लम को थोड़ा रोक सकते हैं। सो नंबर 1 उसमें क्या है, ओवरवेट। आप अगर वेट बढ़ता जाओगे तो वेरिकोस में इसके चांसेस बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा 16 to 20% वे आर ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन को वेरिकोस है। अगर आप ओबीस पेशेंट्स को देखें तो 35% में वेरिकोस है, यानी मोटे पेशेंट्स को। हाँ, अगर मोटे हैं तो उसको ये वेरिकोस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज नंबर 1। सो जिनको फैमिली हिस्ट्री होता है वैस्कुलर प्रॉब्लम्स के, आपको बिल्कुल ही मोटा नहीं बनना चाहिए। अगर हो सके तो एक्सरसाइज करो, फूड रेस्ट्रिक्ट करो, कुछ भी करो। द 2 ऑब्वियसली और 2 चीज़ जो हम कभी भी नहीं करना चाहिए वो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग और अल्कोहल से हर वेसल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हर सिगरेट के बाद आपके वेसल 25% डायमीटर में चले जाता है, मतलब 1/4 को कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और ऐसा होकर 20 मिनट ऐसा रुक जाता है। सो अगर आप 10 सिगरेट पियोगे तो दिन में 2 से 3 घंटे आपके वेसल ऐसा कंस्ट्रिक्ट होकर ब्लड को रोक दिया है। एंड दिस इज वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि ब्लड कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, ऐसा होने से और उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। सो वैस्कुलर का जो भी पेशेंट है उनको स्मोकिंग से और अल्कोहल से बहुत 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 दूर रहना है। ये बहुत ही बुरा असर कर सकते हैं आपके हेल्थ पर। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है, चलिए किसी को अगर इस तरह की बीमारी लाक हो गई है या पैरों में वो जो रगें हैं वो फूल गई हैं, तो आप ये बताइए कि कौन जो डॉक्टर है या फिर अगर डॉक्टर से रुजू भी नहीं हो सकते हैं, अप्रोच भी नहीं होते हैं, तो फिर वो कैसे ये समझ ले कि उन्हें ये बीमारी है? उसको कोई सिम्टम्स या कोई इशारे? बिल्कुल, अगर इशारों को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोकल डॉक्टर्स को भी ये सिम्टम्स वैस्कुलर बोल के पता नहीं है ना। तो और हम कह रहे हैं कि ये 20% पॉपुलेशन को है, माने ये एवरी 3rd और 4th पेशेंट को है ये प्रॉब्लम। तो ये बहुत लोगों में बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको डायग्नोस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, डायग्नोस करने वाले डॉक्टर्स में नॉलेज, वो सब में कमी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स ही समझ लें कि ये प्रॉब्लम होता क्या है। तो इसमें मेन सिम्टम्स होते हैं अर्ली स्टेज में, जैसे मैंने कहा, पैर दुखना, पैर स्वेल होना, पैर में ये वेन्स कभी कभी दिख जाते हैं, दैट्स ओनली इन 30%, बाकी 70% बाहर दिखता नहीं है। और उसके साथ जो पैर शाम तक हैवी लगना, कोई दबाए तो इम्प्रूवमेंट रहना, ये सब अर्ली स्टेज में होता है। एडवांस स्टेज में जो नेक्स्ट स्टेज हो जाता है, घुटनों के नीचे अगर स्किन काला पड़ रहा है कोई भी कारण, दैट इज वेरिकोस वेन्स अंटिल प्रूवन अदरवाइज। माने पैर घुटनों के नीचे जब भी काला पड़ता है आपको वेरिकोस वेन्स का डाउट आना चाहिए। उसके साथ आपको वो छोटा मार पड़ने पर, हील नहीं होता है, छोटा मार, जैसे स्कूटर साइलेंसर किक लगने पर वो घाव बन जाता है। जैसे नॉर्मली पर्सन अगर मुझे लगा तो 2-4 दिन में वो सूख जाएगा। उसी तरह छोटे घाव, बड़े घाव होना और पैर में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस आना, उसको हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं, वो सब वेरिकोस वेन्स के गुण हैं। इसके साथ कभी कभी अगर हम ये स्टेज में भी नेग्लेक्ट कर दिया तो कभी कभी ये वेसल्स में क्लॉट फॉर्म होकर वो हार्ट को स्प्रेड होकर हार्ट में घबराहट या हार्ट में ब्लॉकेजेस, ऐसा भी हो सकता है। बहुत रेयर है ऐसा होना, लेकिन हो भी सकता है। तो ये सब वेरिकोस वेन्स के सिम्टम्स हैं और इसमें हम लोग अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए वेरिकोस वेन्स का जो है उसका किस तरह डायग्नोस करेंगे? क्योंकि दूसरी बीमारियों में ये देखा जाता है कि टेस्ट किए जाते हैं, तो इसके भी कोई टेस्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल। सो ये वेरिकोस वेन्स जो है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है कलर डॉपलर। वो जो अल्ट्रासाउंड एग्जाम होता है ना, वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कलर डॉपलर एग्जाम सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ही करना है आपको।
आप अगर लेट के करोगे, जैसे हमने कहा ये प्रॉब्लम पूरा स्टैंडिंग से होता है, ब्लड आके फंस जाता है। सो अगर लेट है और या पैर थोड़ा उठा लिया तो ब्लड पूरा हार्ट को चला जाएगा, सो पैर सूख जाएगा, सो उसमें कुछ वेसल वैस्कुलर फ्लो का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सिर्फ स्टैंडिंग पोजिशन में स्कैन किया जाए। तो अभी क्या हो जाता है, हमारे सब बड़ा वैस्कुलर सेंटर में बहुत लोग बाहर स्कैन करके रिपोर्ट लेके आते हैं और रिपोर्ट बिल्कुल फायदा नहीं है, क्योंकि वो लाइंग डाउन में किया है, लेट के करवाया है। तो हमने क्या किया, हमने सबको स्टैंडिंग में रिपीट करना स्टार्ट कर दिए। तो कई पेशेंट कंप्लेंट करने लगे कि देखिए डॉक्टर साहब, हमने बाहर 4-5 हज़ार पे कर दिया और आप फिर से स्कैन करो बोल रहे बोल। तो हम अभी तक तकरीबन 50,000 पेशेंट्स को देखे हैं। हम सारे पेशेंट्स को स्टैंडिंग पोजिशन में फ्री ऑफ कॉस्ट कलर डॉपलर करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडिंग पोजिशन में अगर नहीं किया तो डायग्नोसिस एस्टैब्लिश नहीं होगा, और हर पेशेंट को फिर से स्कैन को भेजना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत पैसों की बात है। तो हम लोग सब पेशेंट्स को स्टैंडिंग पोजिशन में कलर डॉपलर हम लोग फ्री में करते हैं एविस हॉस्पिटल्स में। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी वैस्कुलर डॉक्टर को देखें तो वो अपना स्कैन वही कर ले, क्योंकि आजकल का जो नया ट्रीटमेंट मेथड है वो स्कैनिंग यूज करके करते हैं। तो हमने अगर स्कैन किसी और को भेजा है और वो 2 पिक्चर दिया है तो उससे हम ट्रीटमेंट गलत कर सकते हैं। इसलिए एक नेविगेशन, जैसे हम आजकल कार चलाते के टाइम हम रोड का नाम ऑन करते हैं ना, जैसे गूगल मैप्स में, उसी तरह नेविगेटेड सर्जरी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर, माने लेटेस्ट केयर उसी तरह करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए, एक आपने कलर डॉपलर स्क्रीनिंग की बात की है और आपने ये भी कहा कि एविस में ये जो टेस्ट स्क्रीनिंग होती है या टेस्ट होता है मुफ्त होता है, फ्री होता है, लेकिन अगर बाहर लैब में करवाएं तो कितना इसका पर मसारिफ आते हैं, खर्चा होता है? पर लेग अप्रॉक्सीमेटली 2500 होता है, तो दोनों पैर मिलाकर 5000 तक होता है जी। तो फिर जब आप लोग मुफ्त करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो कंसल्टेशन फीस है वो उसके हिसाब से ये काम करते हैं, उसके अंदर ही हम, बट हमारा कंसल्टेशन 500 ही है। तो जैसे हमारा रेगुलर कंसल्टेशन होता है वही लेते हैं हम लोग। लेकिन ये जो स्कैन है तो देखिए हमारा सिस्टम भी बहुत बड़ा है। तो हमारे पास 20,000 सर्जरी होते हैं, 22 सेंटर है, तो हमको हमारे पास और 2 अल्ट्रासाउंड मशीन एक्स्ट्रा खरीदने में कुछ ज़्यादा खर्च उतना नहीं हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल क्लिनिक जो यहाँ पर होता है। उस बंदे को एक स्कैनर खरीदने के लिए बहुत पैसा लग जाता है। हमारा सिस्टम बड़ा है तो हमने सोचा 1-2 रख लेते हैं डायग्नोसिस में जो काम आ जाए, क्योंकि हर पेशेंट को बाहर भेजकर हर बार आपको रिपीट करवाना बहुत प्रॉब्लम भी है, टाइम का कंज्यूम हो जाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, फिर वो सब होने के बाद आधे जगह वो डायग्नोस सेंटर में क्या रिपोर्ट देता है उसको पता भी नहीं। और अगर मैं ट्रीटमेंट करूं तो मेरे को मेरा स्कैन भी चाहिए, अगर मैं पकड़ के जैसा नेविगेट करना है वो सब मुझे भी चाहिए। तो ये इससे बहुत प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम शॉर्ट से हल हो जाएंगे। इसलिए हमने बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 6-7 साल से सब स्कैन फ्री में कर दिया। चलिए एक बात करते हैं कि कलर डॉपलर स्क्रीनिंग जो ये फर्स्ट स्टेज है जो इलाज करते हैं, तो उसके बाद इस तरह के मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसा होता है? राइट, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो जब ये वैस्कुलर में ऐसा प्रॉब्लम है, वेसल इस जैसे एक ट्यूब जैसा होता है, ये ट्यूब को हम रिपेयर करने के लिए या तो बाहर से कर सकते हैं सब खोद के, उसको रेगुलर या ट्रेडिशनल वैस्कुलर सर्जरी बोलते हैं, या वो ट्यूब के अंदर जाकर अंदर से रिपेयर कर सकते हैं। ये जो अंदर से रिपेयर करने वाली बात है उसको हम एंडोवैस्कुलर टेक्निक बोलते हैं। एंडो माने अंदर से। सो आजकल हर वैस्कुलर प्रोसीजर एंडोवैस्कुलर ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल ओपन करके करने का कोई भी रोल नहीं है। अगर कोई भी डॉक्टर, कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में कभी कभी क्या करते हैं ना, काट के बाहर से ये वेन्स निकालना स्टार्ट करते हैं। हम लोग उस्मानिया में कई सालों पहले वही सीखा था। बट वो जमाना बहुत पहले, और अमेरिका में जब मैं था तो मैं देखा भी नहीं सके सर्जरी से। एनीवे, तो दैट इज चेंज्ड। तो नंबर 1 ये वेन के अंदर जाके करना है। सो वेन के अंदर करते हैं। सो एंडो, वेन मीन्स वीनस, एंडो वीनस, और इसके अंदर जाके हम एक हीट, जैसे हीट जनरेटर प्रोब लगाते हैं, लगा के उसको मेल्ट करते हैं, गला देते हैं। ये गलाने का प्रोसीजर लेजर एब्लेशन बोलते हैं। सो EVLA, एंडोवीनस लेजर एब्लेशन। सो आजकल जो 2023 में किसी को भी ओपन करके, कट करके, वेन्स निकाल के टाके डालने का जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा ऑपरेशन प्रपोज कर रहा है तो आप कृपया करके और एक जगह और एक डॉक्टर को ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि वो सही नहीं है। आज करने का जरूरत नहीं है वो करने का। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्योंकि हम जो सियासत टीवी के जरिए इस तरह के प्रोग्राम्स पेश करते हैं तो मरीजों का, जो पेशेंट का जो है वो ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं। EVLA की बात आपने की है, तो इस पर कितना खर्च आता है या इसका कॉस्ट क्या है? राइट,
सो EVLA अगर हम सोचा जाए तो EVLA का कॉस्ट एट द वेरी बेसिक आपको 25,000 से स्टार्ट होता है, और अगर हम ज़्यादा वेंस करें तो 50 to 60,000 भी हो सकता है। लेकिन आप व्हेनेवर आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, आप ये दो चीज़ सोचिएगा, कॉस्ट के साथ मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है और कॉस्ट के साथ जो इफेक्टिवनेस मिल रहा है। हर कोई चीज़ हेल्थ केयर में आप सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट से नहीं जा सकते। हम अगर दो किस्म के जूते देखें तो हम लोग चीपर जूता खरीद सकते हैं, लेकिन आपका एक ही पैर होता है, आपके दो ही पैर होता है, उसमें काट के अगर कोई स्टिचेस डाले, वो स्टिचेस हील नहीं हुए, वो ऑपरेशन फेल हो गया, आप चाहे वो फ्री भी हो सर्जरी, लेकिन आप वही हॉस्पिटल को 15 बार चक्कर काट रहे हैं, ऑटो लेके जा रहे हैं, बस लेके जा रहे हैं, फैमिली को लेके जा रहे हैं, उसका सारा हिसाब करिएगा, क्योंकि ये हेल्थ केयर है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ये फोन अच्छा नहीं लगा, मैं 20,000 लेके लिया, चलो अच्छा नहीं, ऐसा फेंक दिया, वो नहीं हो सकता। आपका पैर आप काट के नहीं फेंक सकते। तो हेल्थ केयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिवनेस देन कॉस्ट बेनिफिट्स। जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो बाज़ जो पेशेंट्स हैं उनकी सर्जरी क्या रिकमेंड करते हैं, और बाज़ पेशेंट्स को क्या आप सिर्फ मेडिकेशन के जरिए इलाज हो जाता है उनका? कभी कभी हो सकता है वेरी अर्ली स्टेजेस में, कभी प्रॉब्लम जल्दी आइडेंटिफाई करके जो आता है उनको हम मेडिसिन थोड़े देते हैं। मेडिसिन से ज़्यादा हम लोग लंबे मोजे देते हैं जिनको हम स्टॉकिंग्स कहते हैं, बट दीज आर नॉट द रेगुलर सॉक्स जो हम खरीदते हैं, वो नहीं है, इनको हम मेडिकेटेड गारमेंट कहते हैं। सो ये मेडिकेटेड गारमेंट देने से उनको काफ़ी हद तक थोड़ा प्रेशर आकर थोड़ा रिलीफ आता है, बट दिस ओनली फॉर अर्ली स्टेज, जो अर्ली में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इंडिया में अर्ली जो आते हैं वो 5% है, क्योंकि लेट आते हैं सब लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि जब भी हम अपने डॉक्टर्स को बुलाते हैं, माहिरीन को बुलाते हैं नाज़रीन, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनका मैसेज ज़रूर लेते हैं, और जैसा कि मैंने कहा है कि डॉक्टर साहब ने तकरीबन 20,000 से ज़ायद ऑपरेशन भी किए हैं जो तमाम के तमाम कामयाब रहे हैं और मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो रग फुल जाते हैं मरीज़ों के, उन मरीज़ों के लिए क्या मैसेज देंगे। लेकिन उस मैसेज देने से पहले मैं एक सवाल करूँगा, और वो सवाल बहुत अहम है कि अक्सर ये देखा जाता है कि पैरों पर ही इस तरह की रगें दिखाई जाती है, तो सिर्फ पैरों में ये बीमारी होती है या फिर जिस्म के किसी और हिस्से में भी? ये जो वाल्व्स जो फेलियर है, जो वेन्स में वाल्व काम नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरों में हो जाए। बट अगर जब हाथों में होता है या आर्म्स में होता है, हम ऐसा उठाने पर ये हार्ट है तो ग्रेविटी से ब्लड चला जाता है ऐसा, लेकिन पैर को हम हर बार उठा नहीं पाते ना, तो पैर नीचे होता है, हार्ट ऊपर होता है। सो यूजुअली सिम्टम्स जो है, दुखना जो है, डिस्कम्फर्ट जो है, कलर चेंज, वो सब पैरों में ज़्यादा देखते हैं। तो कभी कभी हाथ में हो जाता है और उसको भी हम रिपेयर करते हैं, बट दैट इज़ मोस्टली कॉस्मेटिक। कोई किसी को सुंदरता बढ़ाने के लिए या हाथ अच्छे दिखने के लिए कभी कभी कर देते हैं, बट मोस्टली सिम्टोमेटिक, माने जो दर्द और पेन को हम करते हैं वो सिर्फ पैरों में करते हैं। तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है या ख़वातीन में, यानी औरतों में ज़्यादा होते हैं या मर्दों में? 14 ईयर्स के अंदर वैरिकोस वेन्स पर से नहीं होता है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज है, लेकिन उनको अलग किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं AVM करके, वो भी कभी कभी हम देखते हैं। 14 ईयर्स के बाद कभी भी हो सकता है। मेरा यंगेस्ट पेशेंट 14 ईयर्स है, मेरा ओल्डेस्ट पेशेंट 97 ईयर्स है। अच्छा। तो किसी भी उम्र में हो सकता है, बट ज़्यादा हद तक 40 to 60 ईयर्स में लेडीज़ में 1-2 बच्चों के बाद, प्रेगनेंसीज के बाद हमें ज़्यादा हद तक देखते हैं, उनमें दुखता ज़्यादा है। मेन में क्या है, ये वेन्स भर जाते हैं और उस पर कलर बदल जाता है और पोड़े हो जाते हैं। सो मेन में सिवियरिटी ज़्यादा है, लेडीज़ में इंसिडेंस ज़्यादा है, माने प्रॉब्लम ज़्यादा देखते हैं हम लोग। 60% आर विमेन बिटवीन 40 to 60 ईयर्स। जी। तो डॉक्टर साहब, हमारी ये ख्वाहिश रहेगी कि जो आप हमारे व्यूअर्स को जो मैसेज देंगे उसमें एविस वैस्कुलर सेंटर की जो सर्विसेज है, जो प्रोवाइड कर रहा है, उस बारे में बता दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी। तो आई एम डॉक्टर राजा कोपाला, मैं US में 12 साल रह के आ चुका हूँ। 5 कंट्रीज़ के डिग्रीज है मेरे पास, इंडिया के अलावा। तो मेरा एक ही मकसद है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वैस्कुलर केयर टू ऑल इंडियंस। तो सारे इंडिया में वैस्कुलर केयर अफोर्डेबली देना मेरा मकसद है। तो ये मेरा, बिकॉज ये मेरा लाइफ गोल है, तो आपको हर एम्प्लॉय में एविस में यही दिखेगा। आपका हमारा बिल्डिंग इसीलिए बना है, हमारा एम्प्लॉय इसीलिए बने, मेरे पास 140 एम्प्लॉय से आज ये सब एक ही लैंग्वेज बात करते हैं। व्हाट इज़ वैस्कुलर प्रॉब्लम। आपके सर्जरी के बाद खाना कौन सा खा सकते हैं बोल के सवाल हमारे वॉचमैन से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो दिन तमाम वही देखता है, दिन तमाम वैस्कुलर पेशेंट्स देखते हैं। तो ये जो लर्निंग कर्व जो मैंने डेवलप किया है 20,000 ऑपरेशंस करके, मेरे पास ही नहीं था 10 साल पहले। 10 साल पहले अगर मेरा सर्जिकल स्किल देखो, आज देखो तो कितना फर्क है, बाय गॉड्स ग्रेस। सो दैट इज चेंज नाउ। तो वो जो एक्सपर्ट है आपको
हर जगह नहीं मिलेगा। आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम जो होता है हेल्थ केयर में, कभी भी सर्जिकल प्रॉब्लम को नंबर 1 आप देखना चाहिए तजुर्बा, और आपके एरिया में इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो बिकॉज अगर आप उनको पूछो तो वो सही ही बोलेगा ना, बट बाकी लोग क्या बोल रहे हैं वो भी आपको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैसेज ये रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।